संक्रमण व अंतः संक्रमण तत्वों का रसायन। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम संक्रमण एवं अंतः संक्रमण तत्वों के रसायन के अंतर्गत स्टील यानी इस्पात के विषय में चर्चा करेंगे। स्टील यानी इस्पात से आप बेहतर ढंग से परिचित हैं। हम अपने घरों में जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सारी मशीनों के पार्ट्स के बारे में आपने सुना होगा, ये सब स्टील से बने हुए होते हैं। स्टील के संगठन के विषय में हम पहले देखते हैं कि स्टील बनता किससे है। स्टील में लोहे की मात्रा ज्यादा, ये लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। इसमें लोहा यानी आयरन करीब 98 से 99.7% तक और शेष भाग कार्बन की होती है। इसमें कार्बन 0.25 से 2% तक मिला हुआ होता है। तो इस प्रकार स्टील में लोहे की मात्रा 98 से 99.7% तक होती है और साथ में कार्बन की मात्रा मिली हुई होती है। इसके अलावा हम आगे और देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के स्टीलों में हम और दूसरे धातुओं को शामिल करके यानी मिश्र धातु के रूप में बनाकर उपयोगी स्टील बनाते हैं। खैर, पहले हम इस स्टील की को बनाने के प्रोसेस को देखते हैं। बनाने के तरीका किस प्रकार से बनाया जा सकता है, स्टील का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है। स्टील का निर्माण दो प्रकार से हो सकता है, पिटवा लोहे से एवं ढलवा लोहे से। पिटवा लोहा यानी रॉट आयरन और दूसरा हम इसे ढलवा लोहा से भी प्राप्त कर सकते हैं। ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन। इन दोनों तरीकों से पिटवा लोहा से और ढलवा लोहा से इस्पात बनाया जा सकता है। आइए हम सबसे पहले पिटवा लोहा से इस्पात बनाने का प्रक्रम देखते हैं। पिटवा लोहा से इस्पात प्राप्त करने की विधि को सीमेंटेशन विधि कहते हैं। सीमेंटेशन विधि में हम पिटवे लोहे को एक बॉक्स नुमा भट्टी में लेते हैं। एक बॉक्स नुमा भट्टी होती है। पिटवा लोहे की छड़ों को, रॉड को इसमें लगा दिया जाता है। पिटवा लोहे की सलाखें या रॉड उसमें लगी होती हैं और साथ में कोयले की तथा कोयले की तहें, कोयले की तहें इस बॉक्स नुमा भट्टी में, जिसके अंदर अग्निसाय ईंटें लगी होती हैं। अग्निसाय ईंटें लगी होती हैं उस बॉक्स नुमा भट्टी में पिटवा लोहे की रॉड लगी हुई होती है और साथ में कोयले की तह उसके साथ में लगी हुई होती है। इस भट्टी को 1000 डिग्री तापमान पर 8 से 10 दिन तक गर्म किया जाता है। तो देख रहे हैं इसमें 8 से 10 दिन तक इसको हम हीटिंग करते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस बॉक्स नुमा भट्टी को। इस स्थिति में जो कार्बन है, कोयले से जो निकलने वाली कार्बन है, यह कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। चलिए मैं ऊपर वाले हिस्से को मिटाता हूं। इसमें कार्बन
ऑक्सीजन जलती है इस भट्टी में और वह कार्बन मोनोऑक्साइड बना देती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड उस लोहे की सलाखों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अवशोषित कर ली जाती है। तो पिटवा लोहा में जो आयरन हमने पिटवा लोहा लिया था उसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अवशोषित कर ली जाती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और कार्बन उस लोहे की सलाखों में रह जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस लोहे की सलाखों से बाहर निकल जाती है। तो क्या प्रोसेस हुआ इसमें? जो कोयले की सलाखें हैं वो जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के दो अणु मिलते हैं और CO2 बनाते हैं तथा एक कार्बन मुक्त हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस जो सलाखों में अवशोषित हुई थी उसमें से बाहर निकल जाती है और कार्बन सलाखों में ही रह जाता है। इस प्रकार मुक्त कार्बन सलाखों में रह जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इससे उस लोहे की सलाखों में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है और वह स्टील में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि वो जब वो ठंडा होता है, जब गर्म करने के बाद जब ये प्रक्रिया होती है और वो जब लोहे की सलाखें स्टील बनने के उपरांत जब वो उसका तापमान गिरता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो इससे हमें फफोलेदार स्टील प्राप्त होती है। फफोलेदार इस्पात प्राप्त होता है। तो इस प्रकार एक ये प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने के कारण ये फफोलेदार इस्पात बन जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ कमियां हैं कि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे कि हमने देखा था इसमें 8 से 10 दिन लग जाते हैं। लेकिन और ये विधि थोड़ी सी प्राचीन विधि भी है, पहले उपयोग में लाई जाती थी, परंतु इसके कुछ फायदे हैं कि इससे प्राप्त जो इस्पात है वो कठोर इस्पात होता है। इससे प्राप्त इस्पात जो है कठोर इस्पात होता है और इस वजह से इसका उपयोग मशीनों और औजार बनाने में, काटने के औजार बनाने में किया जाता है। तो ये थी पिटवा लोहा से इस्पात बनाने की प्रक्रिया। आइए अब हम देखते हैं कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहे से किस प्रकार से स्टील बनाया जाता है। क्या ढलवा लोहा से अब नेक्स्ट स्टेप अपन देखते हैं। ढलवा लोहे से इस्पात बनाना आजकल इससे बनाया जाता है, यानी ये एक आधुनिक विधि है और ये अपेक्षाकृत एक सस्ती विधि है। ढलवा लोहे से इस्पात बनाने के लिए 4 प्रक्रम है। उसमें से पहला बेसेमर प्रक्रम, दूसरा ढलवा लोहे से इस्पात बनाने की दूसरी विधि है सीमेन मार्टिन की खुले तल वाली विधि।
इसके बाद विद्युत भट्टी प्रक्रम, विद्युत भट्टी प्रक्रम से इस्पात बनाया जा सकता है, और एक विधि है एलडी प्रक्रम से। इस प्रकार ढलवा लोहे से इन 4 विधियों से, प्रक्रियाओं के द्वारा इस्पात बनाया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बेसिमर प्रक्रम को लेते हैं। इन तीनों को मिटाता हूं मैं। बेसिमर प्रक्रम, बेसिमर प्रक्रम पे आधारित विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब बेसिमर परिवर्तक में ढलवे लोहे को पिघली अवस्था में रखा जाता है और उसमें वायु प्रवाहित की जाती है, तो उसमें कार्बन एवं सल्फर जैसी अशुद्धियां ऑक्सीडाइज होके बाहर निकल जाती हैं और लोहा शेष बच जाता है। जब लोहा शेष बच जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती, तब हम उसमें आवश्यक मात्रा में कार्बन मिलाकर, उपयुक्त मात्रा में कार्बन मिलाकर हम जैसा स्टील बनाना चाहते हैं वैसा स्टील हम प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात बेसिमर प्रक्रम में हम बेसिमर परिवर्तक में सबसे पहले ढलवा लोहे को लेते हैं। तो ये बेसिमर प्रक्रम का जो सिद्धांत है उसको लिख लेते हैं हम पहले कि स्टील लोहे को बेसिमर परिवर्तक में वायु की उपस्थिति में गर्म करके सल्फर, कार्बन आदि अशुद्धियों को बाहर कर लिया जाता है। वायु प्रवाहित करके कार्बन और सल्फर जैसी अशुद्धियों को ऑक्सीकृत करके बाहर कर लिया जाता है और शुद्ध लोहा शेष बच जाता है। अब बचे शुद्ध लोहे में आवश्यक मात्रा में कार्बन मिलाकर इस्पात प्राप्त कर लेते हैं। तो इस सिद्धांत पे, बेसिमर प्रक्रम पे हम ढलवा लोहे से स्टील प्राप्त करते हैं। अब हम आगे देखते हैं बेसिमर प्रक्रम से जो हम स्टील प्राप्त करते हैं, ये 2 प्रकार का प्रक्रम होता है। पहला अम्लीय बेसिमर प्रक्रम, पहले हम देखते हैं अम्लीय बेसिमर प्रक्रम। चलिए इसे मिटाता हूं मैं। चलिए पहले हम अम्लीय बेसिमर प्रक्रम कहते हैं, अम्लीय बेसिमर प्रक्रम। और इसके बाद दूसरा जो है वो क्षारीय बेसिमर प्रक्रम है। पहले इन दोनों को थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं मैं। अम्लीय और क्षारीय बेसिमर प्रक्रम वास्तव में उस जो बेसिमर परिवर्तक होता है, जो भट्टी है, उस पे लगे हुए अस्तर पे के आधार पे इसका नाम दिया गया है। अम्लीय बेसिमर प्रक्रम में सिलिका का अस्तर लगा होता है। जो भट्टी के अंदर उस बेसिमर जो परिवर्तक होता है वो एक नाशपाती के आकार की, मैं इसका चित्र यहाँ बनाता हूं तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये एक इस तरह की संरचना होती है। ये एक स्टैंड से लगा हुआ होता है
ये इस तरह का होता है कि हम इसे इस तरीके से ऊपर से फिर क्षैतिज करके और फिर वर्टिकली उसको पलट सकते हैं, गोल घुमा के इसके अंदर के जो अयस्क की मात्रा है, पदार्थ है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इसके अंदर एक इस तरह की एक नली होती है और वो लोहे की इस जाली होती है जहां पे कुछ छिद्र बने होते हैं और यहां से हम वायु यानी कि ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं जो इन छिद्र से इसके अंदर प्रवेश करती है। इसके अंदर हम अयस्क लेते हैं, जो अयस्क या यहाँ पे तो हम स्टील बना रहे हैं तो यहाँ पर हम उस ढलवे लोहे को पिघलाकर इसमें ले लेते हैं। यहाँ पे ढलवे लोहे को डालने के लिए यहाँ पे एक बना होता है, मार्ग बना होता है और यहाँ से हवा निकलती है, इसमें से वायु प्रवाहित की जाती है। इसमें अंदर अग्निशय एक अस्तर लगा होता है, इसमें फायर प्रूफ मटेरियल लगे होते हैं और साथ में कुछ अस्तर लगे होते हैं। तो अम्लीय बेसेमर में वो अस्तर जो है वो सिलिका का होता है, लेकिन क्षारीय बेसेमर में वो जो अस्तर है वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड का लगा होता है। ये अंतर है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी अशुद्धियां हैं जो सिलिका के साथ सिलिकेट धातुमल बना के अलग नहीं हो सकती, तो अम्लीय प्रक्रम में वो काम नहीं आएंगी। ऐसे में हमको क्षारीय अस्तर लगे हुए बेसेमर प्रक्रम का सहारा लेना पड़ता है। जैसे फास्फोरस जैसी अशुद्धियां अगर किसी ढलवे लोहे में अगर मौजूद हैं तो फास्फोरस की अशुद्धि को निकालने के लिए अम्लीय स्तर वाला प्रक्रम उपयोगी नहीं होता, अर्थात उसमें सिलिका का स्तर से उपयोगी नहीं होता। तब हमें कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम की ऑक्साइड की परत वाला स्तर लेना होता है। तो खैर हम अम्लीय बेसेमर प्रक्रम को देखते हैं। अम्लीय बेसेमर प्रक्रम में इसके भीतर हम पहले इस प्रोसेस को देखते हैं। जैसा कि हमने कहा सिलिका का अस्तर वाली परिवर्तक का उपयोग करते हैं। परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। जब वायु के प्रवाह में जब ढलवे लोहे को पिघली हुई अवस्था में इस परिवर्तक में डाला जाता है और जब वायु प्रवाहित की जाती है तो उस ढलवा लोहा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग हो जाती है और सल्फर की अशुद्धियां सल्फर डाइऑक्साइड बनकर अलग हो जाती हैं। इस प्रकार से कार्बन और सल्फर की अशुद्धियां उसमें से बाहर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हमारे इस ढलवे लोहे में अगर मैग्नीज है तो जैसा कि हम इसमें सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन का ऑक्साइड बनाता है और अगर मैग्नीज है उस अशुद्धि के रूप में तो वो मैग्नीज का ऑक्साइड मैग्नीज भी मैग्नीज ऑक्साइड बना लेता है और ये मैग्नीज का ऑक्साइड सिलिकॉन के ऑक्साइड के साथ में MnSiO3 मैग्नीज सिलिकेट बनाता है। और ये धातु मल के रूप में पृथक हो जाता है। इस प्रकार ढलवा लोहा में उपस्थित मैग्नीज सिलिकेट बनकर धातुमल के रूप में वहां से अलग हो जाती है। अब इस प्रक्रिया में कार्बन की उपस्थिति से जो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें अगर कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित है तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से बाहर निकलती है जिसे जला दिया जाता है। तो जलाने पर वो नीली ज्वाला के साथ जलती है। तो जितनी भी कार्बन मोनोऑक्साइड है यानी कार्बन की मात्रा कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में
बाहर आने लगती है और वह नीली ज्वाला के साथ जलते हुए पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त जो ढलवा लोहा है वह शुद्ध होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती। और अब हम इसमें आवश्यक मात्रा में स्पीजिल मिला देते हैं। स्पीजिल में कार्बन तथा लोहा, कार्बन और मैग्नीज होता है। कार्बन, लोहा और मैग्नीज होता है। इसकी आवश्यक मात्रा मिलाकर हम उसे स्टील में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम अम्लीय बेसेमर प्रक्रम की सहायता से स्टील प्राप्त करते हैं। अब अम्लीय बेसेमर प्रक्रम के पश्चात अब हम क्षारीय बेसेमर प्रक्रम देखते हैं। क्षारीय बेसेमर प्रक्रम हम तब इस्तेमाल करते हैं जब ढलवा लोहे में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है। P4 की मात्रा अधिक होने पर उसे अम्लीय बेसेमर प्रक्रम से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में हम क्षारीय बेसेमर प्रक्रम लेते हैं। क्षारीय बेसेमर प्रक्रम वह होता है जिसमें इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्तर लगा हुआ होता है। ठीक इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, जो कि नीली ज्वाला के साथ ऊपर जलती है और इस प्रकार कार्बन पृथक होता है। इसके अलावा सल्फर जैसी अशुद्धियां ऑक्सीकृत हो जाती हैं। अगर इसमें इस प्रक्रिया में सिलिकॉन ऑक्साइड बना लेता है तथा मैग्नीज ट्वाइस MnO बना लेता है और ये दोनों अभिक्रिया करके मैग्नीज सिलिकेट बनाते हैं, जो धातुमल के रूप में पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार से इस प्रक्रिया में इन दोनों की अभिक्रिया से मैग्नीज सिलिकेट बनता है। यह MnO हो गया और इसको मैं फिर से यहां लिख सकता हूं ऐसे, ये MnO प्लस SiO2 इक्वल टू MnSiO3। ये धातुमल बनके पृथक हो जाता है। चलिए, तो इस क्षारीय बेसेमर प्रक्रम में ये मैग्नीज का सिलिकेट बन जाता है। इन अभिक्रियाओं को देखें हम लोग, तो सबसे पहले ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ट्वाइस C प्लस O2 इक्वल टू ट्वाइस CO, 2 C और 2 ऑक्सीजन। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो इस परिवर्तक के बेसेमर परिवर्तक के ऊपर से निकलती है, जिसको कि अपन जलाएं, ये ज्वलनशील होती है, तो ये नीली ज्वाला के साथ जलती है और इस प्रकार से समस्त कार्बन बाहर हो जाता है, अलग हो जाता है और जो अशुद्धियां हैं वो धातुमल के रूप में नीचे तैरने लगती हैं और वे दूर कर ली जाती हैं। इसमें उपस्थित फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ में P2O5 बनाता है। P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है और ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, जो कि अम्लीय बेसेमर प्रक्रम में जो स्तर लगा था उससे सिलिका से अलग नहीं हो पाता था, वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके ये CA3PO4 ट्वाइस बनाता है। तो इस प्रकार हम देखें यहाँ पे, तो ये 3 कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, इसको बैलेंस करें तो 3 कैल्शियम और ये हो गया 5 और 3 8, 4 दूनी 8 और 3 कैल्शियम और PO4 ट्वाइस P, 4 दूनी
5, ये 4 दूनी 8, 5 और ये 3 8, इस तरह Ca3PO4 ट्वाइस बनता है। और ये धातु मल के रूप में कैल्शियम जो फास्फोरस है वह भी धातु मल के रूप में फास्फेट बना के अलग हो जाता है। इस प्रकार फास्फोरस की अशुद्धि अगर होती है तो हम क्षारीय बेसेमर प्रक्रम द्वारा उसको पृथक करते हैं। अन्य जो प्रक्रिया है वो अम्लीय बेसेमर की तरह ही होती है और इस प्रकार से जो प्राप्त स्टील है उसमें आवश्यक मात्रा में कार्बन स्पीजिल के द्वारा मिलाकर, स्पीजिल की सहायता से मिलाकर हम उचित इस्पात प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कार्बन की अलग अलग मात्रा के आधार पे अलग अलग इस्पात प्राप्त होते हैं। मैं इसे मिटाता हूं यहां पे, अभी इसको यहां पे इस बेसेमर प्रक्रम के माध्यम से हम स्टील जो नरम इस्पात में नरम इस्पात भी मिलता है इसमें, जिसमें 0.6% से लेकर 0.2% तक 0.2% से 0.6% तक कार्बन होती है। और इसमें इससे औजार बनाए जाते हैं। इससे इस स्टील से इसमें हम निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज, टंगस्टन इत्यादि मिलाकर हम विशेष किस्म के इस्पात बना सकते हैं। ये धातुएं परिवर्तक में ही मिलाई जाती हैं। अगर हमें इसमें निकिल, क्रोमियम, टंगस्टन इत्यादि धातुएं मिलाकर एक विशेष किस्म का इस्पात बनाना है तो हम इसको उस जिस परिवर्तक में ये प्रक्रिया चल रही थी उसी परिवर्तक में उसकी निर्धारित मात्रा मिला देते हैं और इस प्रकार हम इस्पात को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये थी बेसेमर प्रक्रम द्वारा, जिसमें अम्लीय बेसेमर और क्षारीय बेसेमर प्रक्रिया को हमने देखा। अब हम आगे आते हैं अगली दूसरी विधि में, जो है सीमेन मार्टिन की खुले तल वाली विधि। इस्पात बनाने की अन्य विधि है, दूसरी विधि सीमेन मार्टिन की खुले तल वाली विधि। सीमेन मार्टिन की खुले तल वाली विधि में इस प्रकार की एक संरचना होती है, जिसमें यहां पर अयस्क को रखने के लिए एक मार्ग होता है। यहां पे बीच में से हम इसको इस प्रकार से हम इस प्रक्रिया को ले सकते हैं। इसे मिला दीजिए आप यहाँ पे। यहां से हम वायु प्रवाहित करते हैं और यहां से वायु अंगार गैस हम इसमें प्रवाहित करते हैं। यहां पर हम ढलवा लोहा रखा जाता है, जो ढलवा लोहा से हम इस विधि में निर्माण कर रहे हैं। ये एक आधुनिक विधि है और इसमें अशुद्धियों का ऑक्सीकरण हम वायु द्वारा ना करके अशुद्धियों का ऑक्सीकरण वायु द्वारा ना करके Fe3O4 यानी हेमेटाइट के द्वारा, आयरन के ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड के द्वारा हम करते हैं। ऑक्सीकरण वायु द्वारा ना करके फेरिक ऑक्साइड द्वारा किया जाता है। जैसा कि हमने यहां बेसेमर प्रक्रम में देखा था, उसमें हम ऑक्सीजन के द्वारा वायु प्रवाहित करके हम उसमें कर रहे थे। यहाँ वायु जरूर प्रवाहित की जा रही है इसके तापमान को बढ़ाने के लिए। वायु अंगार गैस और गर्म वायु के प्रवाह से इसका तापमान 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया जाता है और ऊपर ढलवा लोहा को रखा जाता है। इसमें होने वाली प्रक्रिया के पश्चात यहाँ पे धातु मल
तथा इस्पात प्राप्त होते हैं। तो इस प्रक्रिया के भीतरी सतह पर यदि जो ढलुआ लोहा है उसमें अगर अम्लीय अशुद्धियां हैं तो हम सिलिका का स्तर लेते हैं, और यदि इसमें क्षारीय यानी फास्फोरस जैसी अशुद्धियां हैं तो हम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे पूरी तरीके पहले की तरह अम्लीय अगर विधि हेतु इसमें भी अम्लीय और क्षारीय ध्यान रखते हुए सिलिका का स्तर तथा क्षारीय विधि हेतु कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्तर लगाया जाता है। अगर फास्फोरस की अशुद्धियां हैं तो इस भट्टी में भी हम क्षारीय यानी कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्तर लगा देते हैं। भट्टी को वायु अंगार गैस पे गर्म किया जाता है और गर्म करने के पश्चात इसमें हम यहाँ पर हम 70 से 80% तक ढलुआ लोहा रखते हैं, साथ ही 20 से 30% लोहे की छीलन एवं इसके साथ ही आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 मिलाकर रखा जाता है। ये जो ढलुआ लोहा की मात्रा हमने रखी है, वास्तव में ये जो सैंपल इसके साथ में Fe2O3 और साथ ही इसमें लोहे की छीलन रखी जाती है। तो इस सेमन मार्टिन के खुले तल वाली विधि में इस प्रक्रिया में वायु अंगार गैस से तापमान बढ़ाकर 1800 डिग्री तक के तापमान बढ़ाते हैं और उसके बाद इसमें शोधन की इस्पात बनने की प्रक्रिया होती है। अब हम उन रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं जो इसमें संपन्न होती हैं। यहाँ पे क्या रखा जाता है? ढलुआ लोहा, ये 70 से 80% तक होता है तथा इसमें ढलुआ लोहे की 20 से 30% मात्रा इसमें हम लोहे की छीलन की लेते हैं और साथ ही क्या मिलाया जाता है? इसमें फेरिक ऑक्साइड रखा जाता है। अब इसमें अशुद्धियां फेरिक ऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीकृत होती हैं और इसमें अभिक्रिया होती है Fe2O3 प्लस कार्बन, यहां पर आयरन बनता है तथा 3 कार्बन के ट्वाइस Fe प्लस थ्राइस CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में कार्बन पृथक हो जाता है। इसके पश्चात Fe2O3 प्लस सल्फर की अशुद्धियां, इसमें सल्फर हम लेते हैं तो सल्फर का ऑक्साइड बनता है और आयरन बनता है। तो यहाँ पे अगर इसे हम बैलेंस करें तो हमको मिलेगा, यहाँ पे ट्वाइस ले लीजिए आप और ये हो गया आपका ट्वाइस Fe, तो ये 4Fe प्लस 3 दूनी 6, तो ये 3 और ये हो गया 3। तो इस प्रकार से थ्राइस SO2 3 दूनी 6 और 4Fe, इस प्रकार हम सल्फर की अशुद्धि को पृथक कर लेते हैं। सिलिकॉन अगर इसमें सम्मिलित है तो ट्वाइस Fe2O3 प्लस थ्राइस Si, इस प्रक्रिया के द्वारा 4 आयरन और Si थ्राइस SiO2, ठीक है। इस प्रकार से ये सिलिकॉन ऑक्साइड बनता है और सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ में ही अगर मान लीजिए इसमें मैग्नीज की अशुद्धियां हैं तो ट्वाइस Fe2O3 प्लस थ्राइस Mn, इस प्रकार से हमको 4Fe प्लस थ्राइस MnO प्राप्त होता है, ट्वाइस Fe प्लस थ्राइस MnO। तो 3 दूनी 6, 1 मिनट, Fe2 ये ट्वाइस Fe
तो Fe2O3 प्लस थ्राइस Mn इक्वल टू ट्वाइस Fe प्लस थ्राइस MnO। सिलिकॉन का ऑक्साइड और मैग्नीज का ऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करके ये धातु मल के रूप में अलग हो जाते हैं। हम इसको लिख सकते हैं MnO प्लस SiO2 इक्वल टू Mn SiO3। ये मैग्नीज का सिलिकेट धातु मल के रूप में वहां से पृथक हो जाता है। अगर इसमें चूंकि सीमेन मार्टिन विधि में अगर मान लीजिए फास्फोरस की अशुद्धि है तो फास्फोरस भी इस प्रकार से 10 Fe2O3 प्लस P4 थ्राइस P4 इक्वल टू इस प्रक्रिया में 20 Fe प्लस 6 P2O5 6P2O5 बनता है, यानी कि फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के रूप में फास्फोरस का ऑक्सीकरण हो जाता है। और यह फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड इस अस्तर में लगे हुए कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है Ca3PO4 ट्वाइस। ये हो गया यहाँ पे P2 4 दूनी 8 3 8 और ये Ca3। ये कैल्शियम फॉस्फेट बनता है और ये कैल्शियम फॉस्फेट सिलिकॉन के ऑक्साइड के साथ में, हम जानते हैं सिलिकॉन का ऑक्साइड भी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, कैल्शियम SiO3। ये दोनों ही धातु मल के रूप में पृथक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में धातु मल के रूप में ये पृथक हो जाते हैं। मैग्नीज भी अगर है तो मैग्नीज भी सिलिकेट बनाकर पृथक हो जाता है और अन्य जो अशुद्धियां हैं वाष्पित होकर उड़ जाती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा है उसे हम उसके सीमेन मार्टिन विधि से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है उसे जलाकर हम नीली ज्वाला के साथ वो जलकर कार्बन अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया में थोड़ी थोड़ी देर में हम जो इस्पात बन रहा है उस इस्पात की मात्रा को निकालते रहते हैं और इसमें कार्बन की मात्रा को चेक करते रहते हैं। जब इसमें उपयुक्त मात्रा में कार्बन बच जाता है तब हम उस इस्पात को भट्टी से निकाल लेते हैं और यदि उसमें आवश्यक हो तो हम उसमें आवश्यक मात्रा में स्पीजिल मिला देते हैं। तो इस प्रकार से सीमेंट मार्टिन विधि के द्वारा इस्पात प्राप्त किया जाता है। इस विधि में कुछ जो लाभ हैं उन लाभ को हम देखते हैं। तो जैसा कि हम इसमें पा रहे थे, इसमें हम सीधे इस्पात में बदल सकते हैं। इसके लाभ को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। इस विधि में सीधे इस्पात प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि हम बीच बीच में इसमें इस्पात की मात्रा निकालकर और कार्बन की मात्रा चेक करते रहते हैं। तो कार्बन की मात्रा चेक करते रहने से हमें आवश्यक कार्बन की मात्रा युक्त इस्पात अगर चाहिए होता है तो हम उस स्थिति में इस प्रक्रिया को बंद करके इस्पात प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमें सीधे इस्पात मिल जाता है। पहला। दूसरा, भट्टी के तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। भट्टी के तापमान को इसमें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इससे उच्च कोटि का इस्पात हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार अपन देखते हैं तो ये विधि ज्यादा मतलब लाभकारी प्रतीत होती है। इसमें अच्छा कोटि का इस्पात हमें मिलता है। इसके बाद अब हम आते हैं विद्युत भट्टी प्रक्रम में। अब हम इसमें देखते हैं विद्युत भट्टी प्रक्रम। आइए अब हम इसके पश्चात जो तीसरी विधि है विद्युत भट्टी प्रक्रम को देखते हैं। विद्युत भट्टी प्रक्रम में विशेष किस्म का विशेष गुण वाला फेरस धातु का संकर इस्पात इसमें बनाया जा सकता है, जिसमें अधिक गलनांक वाले इस्पात भी इसमें बनाए जा सकते हैं। इस विधि से अगर सीधे इस्पात अगर हम बनाते हैं तो ये विधि खर्चीली होती है। अगर हम इसका डायरेक्ट पुराना प्रोसेस फिर से करें जो हमने बेसेमर प्रक्रिया में देखा था और इसके बाद सीमेन मार्टिन विधि में देखा था,
तो विद्युत भट्टी प्रक्रम में बेसेमर प्रक्रिया से प्राप्त इस्पात को सीधे उपयोग में लाते हैं। इस प्रक्रिया में हम जो इस्पात हमने प्राप्त किया था बेसेमर प्रक्रम से, उसको हम उपयोग में लाते हैं और उस बेसेमर प्रक्रम से जो प्राप्त इस्पात है उसको शोधन कर लेते हैं। उसमें और आवश्यक जरूरत के मुताबिक, आवश्यकता के मुताबिक हम इस्पात बना लेते हैं। इस विद्युत भट्टी में जो अस्तर लगा होता है वो डोलोमाइट का अस्तर लगा होता है। डोलोमाइट मतलब कैल्शियम का कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है ये क्षारीय प्रक्रम के लिए और अम्लीय प्रक्रम के लिए सिलिका का अस्तर लगा होता है। डोलोमाइट का अथवा अम्लीय प्रक्रम हेतु सिलिका का अस्तर लगा होता है। इस प्रक्रम में, इस भट्टी में ग्रेफाइट की छड़ें यानी इलेक्ट्रोड्स उसमें डाल दिए जाते हैं और जब विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका बहुत उच्च तापमान उत्पन्न होता है। उस ऊंचे तापमान पे जो घटिया इस्पात है, जो अशुद्धियां हैं उसमें, वो पिघलकर दूर हो जाती हैं और इसके बाद जो उस तापमान में अन्य अशुद्धियां जो हैं वो घटिया इस्पात तो पिघल जाता है और अन्य अशुद्धियां धातुमल के रूप में पृथक हो जाती हैं। तो इसमें इस प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। इस प्रक्रिया में कार्बन की मात्रा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करने पर ट्वाइस Fe प्लस थ्राइस CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इसके पश्चात अगर इसमें सिलिकॉन की अशुद्धियां हैं तो आयरन ऑक्साइड के साथ में Fe2O3 इसके साथ में वो सिलिकॉन का ऑक्साइड बनाती हैं, ट्वाइस Fe प्लस थ्राइस SiO2, 3 दूनी 6, ये ट्वाइस और ये 4। ठीक है, तो इस प्रकार से सिलिकॉन का ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम का ऑक्साइड के साथ में हमने जैसे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो स्तर लगा हुआ है, इससे प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड से ये सिलिकॉन का ऑक्साइड कैल्शियम सिलिकेट बनाकर धातुमल के रूप में पृथक हो जाता है। इस प्रकार मैग्नीज का भी ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीज आयरन के ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके ट्वाइस Fe प्लस थ्राइस MnO बनाता है। ये MnO फिर सिलिकॉन के ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके MnSiO3 बनाकर धातुमल के रूप में पृथक हो जाता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में अशुद्धियां धातुमल के रूप में पृथक हो जाती हैं। अगर इसमें फास्फोरस की अशुद्धियां हैं तो वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है और वह भी कैल्शियम का फास्फेट बना के धातुमल के रूप में पृथक हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने आज इस्पात बनाने के 3 प्रक्रमों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें बेसेमर प्रक्रम था, जिसमें हमने अम्लीय और क्षारीय बेसेमर देखा। इसके पश्चात हमने सीमेन मार्टिन की खुले तल वाली विधि देखी और विद्युत भट्टी प्रक्रम देखा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इस्पात बनाने की एक एलडी विधि को, एलडी प्रक्रम को देखेंगे तथा अगले जो इसमें इसके साथ जो लेंथेनाइट तत्वों के संबंध में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।